गुड इवनिंग बच्चों। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक बच गया है। हम लोग क्लास 9th NCERT बुक हिस्ट्री और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं नहीं बल्कि पढ़ चुके हैं। मैंने सारे वीडियोस इसके बना दिए हैं। बहुत छोटा सा जो लास्ट का कंक्लूज़न बच गया था, कंक्लूज़न को हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, बहुत अच्छी तरह समझा। जो भी इंसिडेंट्स इवेंट्स हुए उनको हम लोगों ने लाइन बाय लाइन समझा। बच्चों अब ये चैप्टर को लास्ट में कंक्लूड किया जा रहा है कि आखिर ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये क्या मायने रखता है भारतीय लोगों के लिए, चूँकि हम भारतीय हैं और पढ़ रहे हैं। विश्व के लोगों के लिए, पूरे विश्व के इतिहास में ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है, यूरोप के इतिहास में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, और बाकी लोग भी इससे कैसे इंस्पायर्ड होते हैं, होते रहे हैं, आगे होते रहेंगे, है ना। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पे ये है कंक्लूज़न, है ना। चैप्टर 1 हिस्ट्री, क्लास 9th, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक मिलिट्री कमांडर था, लेकिन उसने फ़ायदा उठाया मौके का और फ्रांस का उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. फ्रांस को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो अपने पड़ोस के यूरोपीय देशों, रियासतों पर उसने कब्जा करना शुरू किया, है ना। वो उन रियासतों, उन देशों पर जो राजवंश शासन कर रहे थे उनको हटाया उसने। डिस्पजेसिंग डायनेस्टीज़, इसका मतलब यही होता है ना। एंड क्रिएटिंग किंगडम्स, उसने नए राज्यों का गठन किया और उन राज्यों पर वो अपने परिवार के सदस्यों पर को बैठाता गया गद्दी पर। मतलब उनका शासन जो है, उन इलाकों का शासन वो अपने परिवार, अपने फैमिली मेम्बर्स को देता गया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन ने इस तरह से दर्शाया अपने आप को कि वो यूरोप को नए तरीके से आधुनिक बना रहा है, एक परिवर्तन कर रहा है, रिफॉर्म कर रहा है। वो यूरोप में नए सुधार कर रहा है हर तरीके का, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। ये तुम लोग क्लास 10th में पढ़ोगे। क्लास 10th की जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। इसमें तुम आगे की बात पढ़ोगे और तब तुम देखोगे कि नेपोलियन ने क्या किया। कुछ किया उसने, कुछ बुरा किया तो कुछ अच्छा भी किया। उसने कुछ न्यू आइडियाज़ दी। He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. नेपोलियन ने बहुत से नए कानून बनाए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति की सुरक्षा। बच्चों, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी और जब क्रांतिकारी सरकारें बनी थीं, ख़ास तौर से जो जैकोबिन क्लब, जैकोबिन जो राजनीतिक एक संगठन था, उसकी जब सरकार बनी और मैक्सिमिलियन रॉबर्टसपियरे जो उसका हेड बना, तो उसने एक नियम बना दिया था। उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो छीन लिया था लोगों से। यानी जो भी ज़मीन है, ख़ास तौर से खेती की ज़मीन, वो सब सरकार की। ठीक है, एक तरह से कम्युनिज्म यानी कम्युनिस्ट साम्यवाद वाली व्यवस्था उसने लागू कर दी थी। यानी सब कुछ सरकार का, प्राइवेट कुछ भी नहीं। लेकिन नेपोलियन ने इसको रीइंट्रोड्यूस किया और कहा कि नहीं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो जिसकी है उसी के पास रहेगी।
ठीक है। फिर है उसने एक चीज़ और शुरू की, वो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स। क्या था बच्चों, बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हम लोग तो समझने के लिए बैठे ही हैं और मैं आपको समझाने के लिए हूँ। बच्चों पहले क्या था कि जो आज हम लोग, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आप मार्केट जाते हो, मार्केट में आप सब्जी की दुकान पे जाते हो, 1 किलो आलू, 1 kg पोटैटो, 1 किलो आलू आप ख़रीदते हो, तो उसके पास, दुकानदार के पास जो बैलेंस होता है, बैलेंस यानी जिसको हम तराजू बोलते हैं, तराजू पे वो एक तरफ तो वेट रखता है, एक लोहे का वेट रखता है जिसको हम लोग बाट बोलते हैं, उस पर 1 kg या 1 किलोग्राम लिखा रहता है, ठीक है। और दूसरे तरफ वो पोटैटोज़ को रखता है, आलू को रखता है, और फिर वो बैलेंस को एकदम इक्वल करता है, एकदम बराबर करता है, फिर आपको देता है, ठीक है। तो आप उसको देख लो कि वो 1 किलो है, एकदम एक्यूरेट 1 किलो है, ठीक है। अब वो आप 1 किलो आलू ले जाओ और उस 1 किलो आलू को आप मान लो कि आप एमपी में हो, एमपी से आप यूपी के किसी शहर में ले जाओ, वहाँ पर उसको मेज़र करवाओ, तो वो वहाँ पर जो आप किसी दुकानदार से मेज़र करवाओगे, तौलवाओगे, तो वो भी वो 1 किलो का जो वेट होता है वही होगा, है ना। आप उसको कहीं भी ले जाइए, 1 किलो का जो वेट है वो सेम रहेगा, है ना। वो 1 ही किलो रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो 1 किलो है तो आप कहीं और किसी और इलाके में ले गए उसको, तो उसका वेट करने का तरीका अलग है, उसके वो 1 किलो ने वो कुछ और यूज़ करे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यूरोप में पहले ऐसा नहीं था। अलग अलग रियासतों का जो मेजरिंग सिस्टम होता था, चाहे वो वेट का हो या मतलब मास का हो, लेंथ का हो या वॉल्यूम का हो, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, इस सब का अलग अलग होता था। जैसे किसी राज्य में मान लो कि 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम है, लेकिन दूसरे राज्य में गया वो व्यापारी अपना सामान लेकर के, तो वहाँ पर पता चला कि 1 किलो का मतलब 800 ग्राम है, ठीक है। 800 ग्राम को ही वो 1 किलो कह रहा है। कहीं और गए तो वो 1100 ग्राम को 1 किलो कह रहा है, किसी और रियासत में गए, इस तरह सिस्टम था। मतलब सबकी अपनी अपने मेजरिंग सिस्टम अलग अलग था, नापने का तरीका अलग था, है ना। वेट करने का तरीका अलग था, नापने का तरीका, करेंसी अलग अलग थी, यहाँ रुपया है तो वहाँ डॉलर है, तो वहाँ टका है, तो वहाँ क्या है, ऐसे कर करके था, एकदम बगल बगल में, पास पास में। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने फ्रांस और फ्रांस के बाहर उसने जितने भी इलाकों को पर कब्जा किया, उसने हर जगह एक जैसा सिस्टम लागू कर दिया, यूनिफॉर्मिटी कर दी, एक जैसा। ना ना, इधर आप इधर जाइए, किधर भी जाइए, जितना भी नेपोलियन का इलाका है जिस पे कि नेपोलियन का शासन है, हर जगह आपको मेजर सिस्टम, वेट सिस्टम, लेंथ सिस्टम, सब एक एक ही यूनिट। इससे बहुत फ़ायदा हुआ, इससे जो खास तौर से व्यापारियों को, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनको बार बार जो है मतलब मेज़र, क्योंकि देखो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाओगे तो टैक्स लगता है, उसको टैक्स बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। तो अब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारी गया तो कस्टम ड्यूटी अकॉर्डिंग टू वेट, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगती है। मतलब वो जो सामान है उसको आप वो मेज़र करेगा, तौलेगा, उसका वजन लेगा, उसके अनुसार उस पर वो कस्टम ड्यूटी लगाएगा। तो मान लो वो अपने राज्य में गया, उस राज्य में 1 किलोग्राम उसने लिया, मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन जब वो दूसरे राज्य में गया तो दूसरे राज्य की जो यूनिट है मेज़रमेंट की वो दूसरी है, तो अब वो जो राज्य के अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से उसको फिर मेज़र करेंगे, वेट करेंगे, और फिर उसके हिसाब से टैक्स लगाएंगे। फिर वो मान लो कि उसको 5 राज्य छोड़ के छठे राज्य में जाना है, तो वो तो 5 राज्य में 6 राज्य में टैक्स ही भरता रहेगा, अलग अलग वेट, अलग अलग टैक्स, है ना। तो कितनी परेशानी, कितनी मुश्किलें होती होंगी उस समय व्यापारियों को। तो उनको देखते हुए नेपोलियन ने यूनिफॉर्मिटी कर दी पूरे, है ना। और डेसिमल सिस्टम का यूज़ किया उसने, ठीक है। डेसिमल सिस्टम मैथ्स के बच्चे समझते होंगे, दशमलव, जैसे 2.3, है ना, पॉइंट जो होता है ना डेसिमल,
Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. शुरुआत में यूरोप के लोगों ने नेपोलियन को एक एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति जो उन्हें आज़ादी या स्वतंत्रता देगा हर तरह की परेशानियों से, सामंतवादी व्यवस्था से, या जो समाज की जो कुरीतियां हैं, जटिलताएं हैं, उनसे वो आज़ाद कराएगा, है ना। और लोगों ने उसका स्वागत भी किया। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन बहुत जल्द ही नेपोलियन की सेनाएं हर जगह एक आक्रमणकारी सेना के तौर पर नजर आने लगी, ठीक है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। 1815 में वाटरलू एक जगह है, वाटरलू की लड़ाई में, युद्ध में उसे हरा दिया गया। उसको हराने में रशिया ने बहुत बड़ा काम किया था। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. और बहुत सारे जो तरीके, बहुत सारे जो क्रांतिकारी विचार और तरीके और आधुनिक कानून, है ना, जो कि उसने इंट्रोड्यूस किए यूरोप के, फ्रांस से यूरोप के अन्य इलाकों में उसने जो पहुंचाए अपने नए तरीके के कानून, नए तरीके के रिफॉर्म, एक लिबर्टी की नई आइडिया, स्वायत्तता, स्वतंत्रता के कुछ नए विचार जो उसने, वो उनका असर नेपोलियन के मरने, नेपोलियन के जाने के बाद भी एक लंबे समय तक यूरोप के लोगों पर रहा। यानी उसने कुछ अच्छा काम भी किया। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. ये लाइन कहती है कि फ्रांस की जो क्रांति है उसने कुछ दिया हो या न दिया हो, लेकिन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी लोकतांत्रिक अधिकार, ये दो ऐसी चीज थी जो कि फ्रांस की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण वैधानिकता थी। यानी सबसे महत्वपूर्ण फीचर था, कैरेक्टरिस्टिक था, विशेषता थी कि फ्रांस की क्रांति ने दो विचार, एक तो स्वतंत्रता या स्वायत्तता और दूसरा लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया, एक नए तरीके से समाज के सामने पेश किया, लोगों के सामने पेश किया कि ये आखिर क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर एबॉलिश्ड। और ये विचारधारा फ्रांस से निकल करके पूरे यूरोप में फैली 19वीं शताब्दी में, है ना, जहां पर कि सामंतवादी व्यवस्थाएं समाप्त हो रही थीं। देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, जो करंट एग्जाम्पल से। देखो, क्रांति करना किसी पुरानी सत्ता को, पुराने शासन को उखाड़ फेंकना एक अलग बात होती है। लेकिन जब आपने किसी पुरानी खराब शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन जो उसके जगह पे खाली स्थान हो गया, एक ब्लैंक स्पेस हो गई, वहां पर एक नई विचारधारा को जमाना, ये उससे भी ज्यादा कठिन काम होता है। आज आप तालिबान की स्थिति देख लो। तालिबान जो हैं, उन्होंने विदेशियों से अपने देश को आज़ाद करा लिया, जैसा कि वो कहते हैं। उन्होंने अमेरिकियों को, यूरोपियों को भगा दिया, मजबूर कर दिया भागने के लिए, ठीक है। लेकिन अब उनके हाथ में शासन आ गया। अब उस अफगानिस्तान में वो किस तरह की नई शासन व्यवस्था, किस तरह की विचारधारा, प्रशासनिक विचारधारा लागू करते हैं जो कि लोगों के लिए कल्याणकारी हो, लोग उसको स्वीकार कर लें, लोगों के लिए अच्छा हो। ये एक उनके लिए चुनौती, एक चैलेंज है, ठीक है। आप देखो, आप भारत और पाकिस्तान का केस देख लो। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे,
भारत ही आज़ाद हुआ था, भारत के टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान हुआ, एक भारत हुआ, ठीक है, आज़ाद हुआ, यानी एक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, यानी चली गई। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो यहाँ से चली गई, ठीक है, स्पेस खाली हो गया, जगह खाली हो गई, ठीक है। वो शोषणात्मक व्यवस्था थी, शोषण करने वाला शासन था वो अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो समाप्त हो गया, हमने क्रांति की, समाप्त कर दिया। लेकिन अब देखो, हमने उसकी जगह क्या इम्पोज किया, क्या इंप्लीमेंट किया। तो भारत का केस देख लो, भारत ने लोकतांत्रिक विचारों को लागू किया और 75 साल हो गए हम उसको उस पर कायम है, हमने बनाई। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारी उपलब्धि, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, ये एक महान उपलब्धि थी। लेकिन उससे भी महान उपलब्धि बच्चों ये है कि हमने एक अच्छी व्यवस्था को, एक समाज उपयोगी और एक समाज के लिए अच्छी शासन व्यवस्था को आज तक बनाए रखा है। लेकिन आप पाकिस्तान को देख लो, आप पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, ठीक है। वही उसी समय वो भी आज़ाद हुआ था और वो भी उन्हीं अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। लेकिन आज की स्थिति देख लो आप पाकिस्तान की, वहाँ पर क्या स्थिति है, ठीक है, शासन की, प्रशासन की, समाज की क्या स्थिति है, आप मैं क्या बताऊंगा, आप खुद समझ लो, ठीक है। तो मतलब आप किसी पुराने शासन को, आप किसी पुराने खंडहर को उखाड़ करके फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन उस पर नया निर्माण कैसा होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो फ्रांस की क्रांति हम क्यों पढ़ते हैं? ऐसे तो बहुत सारी क्रांति होती है, बहुत सारे हथियारबंद क्रांति होती है, ठीक है, बंदूकों के बल पे, तलवारों के बल पे शासन सत्ता पलट दी जाती है, हटा दिया जाता है, राजे महाराजे कितने हटा दिए गए। पर हम सारी इन इतिहास की इन सारी बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ते, हम फ्रांस की क्रांति को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस की क्रांति न सिर्फ एक परिवर्तन वाली क्रांति थी, बल्कि एक नए पौधे, एक नया पौधा, एक नए तरीके का व्यवस्था, यानी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इस तरह की एक नई विचार आई जिसने यूरोप को एक नई दिशा दिखाई कि जहाँ पर ये फ्यूडल सिस्टम समाप्त हो रहा था, यानी सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो रही थी, तो भाई एक व्यवस्था समाप्त हो रही है तो एक अच्छी व्यवस्था भी तैयार होनी चाहिए ना कि वो उसकी जगह ले ले। तो ये फ्रांस की क्रांति ने दिया लोगों को। कॉलोनाइज्ड पीपल्स रिवॉक्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। और फ्रांस की क्रांति ने न सिर्फ यूरोप के लोगों को जगाया, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप था जहां पर किसी एशिया या किसी अफ्रीका के देश ने कब्जा नहीं किया था, है ना। यूरोप पर, यूरोप के देशों पर किसी एशिया या अफ्रीका का कब्जा नहीं था, लेकिन एशिया और अफ्रीका के देशों पे क्या था, यूरोप के लोगों ने कब्जा कर रखा था। आप पढ़ लो, आप इतिहास, आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद या लोकतंत्र या इस तरह की जो बात आई, वो वहाँ के इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ का सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था, उसके विरुद्ध लोगों ने, राजा के विरुद्ध, राजतंत्र के विरुद्ध लोगों ने आवाज़ उठाई और लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात की। लेकिन जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, कॉलोनाइज्ड पीपल यानी जो जिन देशों को गुलाम बनाया गया था, जैसे भारत जैसे देश, भारत हो गए, दक्षिण अफ्रीका हो गए, और बहुत सारे ऐसे देश जिनको इन यूरोपीय ताकतों ने गुलाम बनाया था, ठीक है, उन देशों ने भी इस स्वतंत्रता की जो विचारधारा थी, जो कि फ्रांस की क्रांति से निकली थी, है ना, उससे प्रेरित होकर के बंधनों से आज़ादी के लिए प्रयास किया, ठीक है, और एक आंदोलन खड़ा किया ताकि वो एक स्वयं प्रभु राष्ट्र होए, बन जाएं। स्वयं प्रभु यानी संप्रभु भी कहते हैं इसको। संप्रभु राष्ट्र मतलब एक ऐसा राष्ट्र
जो किसी का गुलाम ना हो, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये प्रेरणा भी फ्रांस की क्रांति से मिली लोगों को। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, और टीपू सुल्तान को आप जानते ही हो, मैसूर के राजा थे। आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। और भारत में दो ऐसे लोग थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को भारत में उतारने की कोशिश की, उस विचारधारा को भारत में लागू करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान वो फ्रांस से काफ़ी प्रेरित थे, और आप इतिहास पढ़ोगे उन्होंने किस तरह से फ्रांस की आर्मी से सहायता लेकर के अंग्रेज़ों को हराया भी था। उसी तरह राम मोहन रॉय, उन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी प्रेरित होकर बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, तो बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इस बच्चों मैं ये कहूँगा कि आप इसको आप एक कोर्स की तरह, एक सिलेबस की तरह मत पढ़ो। ये एक ऐसा इतिहास है जो हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारी नई चीज़ें, नए विचार हमारे अंदर जन्म देता है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप वर्तमान और भविष्य दोनों को आप मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि इतिहास बच्चों, लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़ने का क्या फ़ायदा, राजा का जन्म हुआ मर गया, क्या पढ़ें उसका, आगे का देखते हैं, भविष्य का देखते हैं, वर्तमान का देखते हैं, क्या ये सब इतिहास। बच्चों नहीं, इतिहास हर चीज़ का होता है, चाहे वो विज्ञान ही क्यों ना हो, गणित ही क्यों ना हो, सबका इतिहास होता है। और इतिहास को जाने बगैर आप वर्तमान या भविष्य की कल्पना कर ही नहीं सकते। आप अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए, इतिहास तो हर चीज़, हर जगह इतिहास मौजूद है, और इतिहास पढ़ना ही पड़ता है, चाहे किसी का भी। अगर आप साइंस ही पढ़ रहे हैं तो आप जो है अगर साइंस पढ़ रहे हैं और एटम का मॉडल पढ़ रहे हैं तो आपको रुदरफोर्ड जो मॉडल है वो पढ़ना ही पड़ेगा। रुदरफोर्ड आज थोड़ी, रुदरफोर्ड तो बहुत पहले का। आज डाल्टन्स थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। डाल्टन थ्योरी, डाल्टन आज का वैज्ञानिक थोड़ी ना है, वो तो जन्म लिया मर भी गया। लेकिन आप क्यों पढ़ते हो, क्या है वो भी तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो भी तो हिस्ट्री है। मतलब हर सब्जेक्ट में हिस्ट्री होती है बच्चों, हर सब्जेक्ट में। इसलिए हिस्ट्री को जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं मानता हूँ हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसका आपका सिलेबस में जो होगा क्लास 9th में, उसका नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में ही हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए स्पेशल कोई एक वीडियो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ओके, बाय।